गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने कल के वीडियो में पढ़ा था बंगाल विभाजन के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिसके बाद हमने जाना था कि उग्रवादी चरण का उदय कैसे होता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है, जैसे कांग्रेस के पहले कौन से संगठन थे भारत में, फिर कांग्रेस का गठन पढ़ा हमने, फिर कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है उसमें क्या क्या मांगे रखी जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना आगे का चैप्टर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर उसको स्टार्ट किया हुआ है। और इसी क्रम में हमने नरम दल के नेताओं के बारे में, गरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि नरम उग्रवाद का उदय कैसे होता है, कौन कौन से कारण थे जो भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो उसी क्रम में हमने पढ़ा कि बंगाल का विभाजन राष्ट्र में उग्रवाद को बढ़ावा देता है। बंगाल का विभाजन होने के बाद लोग आक्रोशित हो जाते हैं और उसके बाद तरह तरह के आंदोलन होते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, जिसमें लोग बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तुओं का और अपनाते हैं स्वदेशी वस्तुओं को। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा था। नरम दल के नेताओं का कहना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो कर रहे हैं वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, बाहर वाले क्षेत्र में लोगों को विदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि सभी चीज़ों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्कूल कॉलेज पढ़ाई ये सारी चीज़ें हैं। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी प्रमुख थे, जिन्होंने ये कहा था कि स्कूल कॉलेज जो है वो पढ़ाने का काम करते हैं और इतनी जल्दी अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि स्वदेशी आंदोलन में कि स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार बायकॉट किया जाए। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि भारत में तरह तरह के स्कूल कॉलेज बैंक भी खुलने लगते हैं विदेशी, और लोग बहिष्कार करते हैं। इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं ज़्यादा मात्रा में। लेकिन इसमें क्या होता है, हिंदू भाग लेते हैं लेकिन मुस्लिम ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो है आंदोलन हिंदू रीति से चलाया गया था, जिसमें राखी बांधी जाती थी, गंगा में डुबकी लगाए गए। तो ये कुछ हिंदू रीति रिवाजों से शुरू किया गया था, इसलिए भी इसमें मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे थे। उसके बाद लास्ट में स्वदेशी आंदोलन दिशाहीन हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये सारे लोग जेल चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन हमारा यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर शाही दरबार में कलकत्ता को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हमारा क्या है, स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन का हमारा दूसरा पार्ट है आज का। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और विभाजन लागू, दो डेटें हमें याद रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी जुलाई 1905 में और विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो घोषणा कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को, और विभाजन लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। फिर 7 अगस्त, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा बुलाई गई। इसके बंगाल विभाजन के विरोध में टाउन हॉल में 7 अगस्त को एक सभा बुलाई जाती है। अध्यक्ष थे कासिम बाजार के राजा महाराजा मणिचंद्र। इसके अध्यक्ष थे, ये जो सभा बुलाई गई थी उसके अध्यक्ष थे कासिम बाजार के महाराजा मणिचंद्र। और अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो है सभा बुलाई गई इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, लेकिन लोगों को, अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और विभाजन यहाँ पे लागू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हुआ। जब विभाजन लागू हो जाता है तो फेडरेशन हॉल की नींव रखी जाती है, कलकत्ता के अंदर फेडरेशन हॉल की नींव रखी जाती है। और बंगाल विभाजन की, इसको बंगाल विभाजन का विरोध का प्रतीक बनाया जाता है, किसको, फेडरेशन हॉल को, जो कि कलकत्ता में रखी जाती है। और इसकी नींव कौन रखते हैं, तो इसकी नींव रखते हैं आनंद मोहन बोस, जो कि कलकत्ता के ही थे। कलकत्ता के आनंद मोहन बोस फेडरेशन हॉल की नींव रखते हैं, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध का प्रतीक था। विरोध के प्रतीक में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव
उत्सव के द्वारा लोगों को स्वदेशी आंदोलन के प्रति जागरूक किया, लोगों को आंदोलन के बारे में बताया कि कैसे लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। तो ये यहाँ पे हिंदू रीति ज़्यादा मायने रख रहे थे, इसलिए भी मुस्लिम लोग इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे। तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी लोगों को बताते थे कि हमें आंदोलन कैसे शुरू करना है और कैसे इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। फिर नरम दल के लोगों का ये मत था कि आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। तो नरम दल जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेज जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और उनकी वस्तुओं से वो और कार्यशैली से ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनका कहना था कि कलकत्ता तक ही जो है इस आंदोलन को सीमित रखना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन में हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था कि इस आंदोलन के उपलक्ष्य में हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और रक्षाबंधन नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो हमें ये भी याद रखना है कि किस आंदोलन के टाइम में राखी बांधने की प्रथा चली थी और किसने चलाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चलाई थी। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जैसे शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस। ये चारों स्वदेशी आंदोलन के नाम है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था। शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए नाम थे जो कि स्वदेशी आंदोलन के थे। अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा कि और उस टाइम में वंदे मातरम गाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि हर घर घर में गाया जाता था और अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा कि जो भी इसको गाएगा वो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक स्वदेशी आंदोलन बड़े पैमाने और जब स्वदेशी आंदोलन बड़े पैमाने पर बहिष्कार होने लगा तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद ये क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाता है, लोग बहिष्कार करने लगते हैं, कपड़े जलाए जाते हैं, कपड़ों की होली खेली जाती है। तो क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जब व्यापक पैमाने पर यह आंदोलन फैल जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसकी आलोचना करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका कहना था कि इतनी कम समय में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जो खुले हुए हैं वो इतने कम समय में भारतीय नहीं खोल सकते हैं, इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा, इसलिए वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये जो है बंगाल का नेशनल एंथम, वंदे मातरम जो है बंगाल का नेशनल एंथम भी बन गया था, बहुत ही फेमस हो गया था। अच्छा, अमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। अमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता थी और ये बंगाल का नेशनल एंथम भी है। अमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे से कौन से नेता स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो पूना बम्बई से बाल गंगाधर तिलक पूना बम्बई वाले स्थान से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है कि पूना और बम्बई से कौन नेतृत्व कर रहा था। गरम दल के नेता थे ये लोग। पूना और बम्बई से बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। ये इंपॉर्टेंट नाम है जिसको याद रखना है। फिर स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908, कांग्रेस सेशन 1905 बनारस। तो कांग्रेस सेशन जब हुआ था 1905 में तभी स्वदेशी आंदोलन की बात कही गई थी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की बात, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात कही गई है। नरम दल और गरम दल, और इसी टाइम में नरम दल और गरम दल में मनमुटाव भी हो जाता है, यहाँ से ब्रेकअप होता है नरम दल और नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ जाते हैं। सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, यहाँ पे बातें रखी जाती है कि सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार होगा और दो पार्ट में बढ़ जाता है, नरम दल गरम दल दो भाग में बढ़ जाते हैं। नरम दल का कहना था कि आंदोलन से बंगाल तक सीमित रखा जाए, वस्तु का बहिष्कार न कि सेवाओं का। और यहाँ पे नरम दल के नेता कहते हैं कि बंगाल तक ही सीमित रखा जाए इस आंदोलन को और वस्तुओं का बहिष्कार हो, ना कि सेवाओं का, जैसे कपड़ों का बहिष्कार हो, जो विदेशी चीज़ें बनती है उसका बहिष्कार हो, सेवाओं का नहीं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये कहना था नरम दल के नेताओं का, ये कहना था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस अधिवेशन 1906 बनारस में जो हुआ था उसी में ये मुद्दा उठाया गया था।
कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग, और कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग कही गई थी। डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन की मांग कही गई थी। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण कथन, इस आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। तो विभाजन एक निर्मम भूल है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि विभाजन एक निर्मम भूल है। विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह है। फिर फ्यूमफॉल्ड फुलर जो कि बंगाल के वेस्ट साइड के जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो पत्नियां हैं जिसमें कि मुस्लिम पत्नी मुझे बहुत प्रिय है। तो ये फ्यूमफॉल्ड फुलर ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। तो भारत का वास्तविक जागरण जो है बंगाल विभाजन के बाद शुरू होता है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और भी बातें कही गई हैं जो कि यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा बंगाल विभाजन का दूसरा पार्ट है, और इसके बाद बंगाल विभाजन का तीसरा पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन की विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है कि बंगाल का विभाजन क्यों होता है। बंगाल का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि वो राष्ट्रवाद का गढ़ था, और वहाँ के उस टाइम में कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है जहाँ से शासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बात ऐसे नहीं थी, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का गढ़ था। इसलिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया ताकि अंग्रेजों को परेशानी नहीं हो। और दो पार्ट में बांटने के बाद ईस्ट और वेस्ट बंगाल को, एक को हिंदू बाहुल्य रखा जाता था, एक को मुस्लिम बाहुल्य रखा जाता था, ताकि फूट डालो और राज करो की नीति में अंग्रेज सफल हो सके। और उसके बाद क्या होता है, लोगों में आक्रोश फूटता है, स्वदेशी बहिष्कार, बंग आंदोलन होते हैं इसके बंगाल के विभाजन के विरोध में लोग एकत्रित होते हैं। और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए। और क्योंकि हमारे बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स अगर हमारा अच्छा होगा तो हम अपना एग्जिट पक्का कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।